सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। सो आज हम हाइपोथेसिस के ऊपर कुछ बात करेंगे। बेसिकली ये पहली वीडियो है तो मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, एंड जो बाकी की वीडियोस रहेगी वो पेड ग्रुप के अंदर ही रहेगी, क्योंकि मैं जो नोट्स दे रहा हूँ उसके साथ में आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप लोग जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से समझ पाओ। साथ में आपके पास नोट्स रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आपको जब भी ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, और नीचे आपको जो नोट्स है उनकी भी लिंक दी हुई है। उसमें देखिए हमारे जो ग्रुप है उसमें करंट अफेयर सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज, तो वो इम्पोर्टेंट है। चलिए आज हम शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपके काम आएगी। पॉपुलेशन समूह की सभी इकाइयों को कहा जाता है। तत्व है, देखिए पॉपुलेशन को हम बड़े एन से डिनोट करते हैं। तत्व है, समूह की प्रत्येक इकाई को हम तत्व कहते हैं। फिर बात आती है सैंपल। सैंपल को न्यादर्श या प्रतिदर्श कहते हैं, जबकि इसके जो मापांकन है उसको प्रतिदर्शक कहते हैं। प्रतिचयन सिद्धांत, कुछ प्रतिचयन सिद्धांत भी रहते हैं। अब ये देखिए मैं चीज़ आपको बता दूं, बेसिकली यहाँ पे देखिए कि जो पॉपुलेशन है उसको हम बड़े एन से डिनोट करते हैं। जो आपका सैंपल है उसको हम छोटे एन से डिनोट करते हैं। जबकि इसके जो मापांकन, यानी ये तो आपका पूरा समग्र हो गया और ये हो गया कुछ पार्ट। जैसे मान लीजिए कि पास 100 इकाइयाँ, तो 100 की 100 इकाइयाँ पॉपुलेशन है, लेकिन इसमें आपने जो सैंपल लिया वो 20 है, तो वो 20 इकाइयाँ। अब इसके आधार पर कुछ भी आप माप करोगे उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, इसके आधार पर आप जो भी माप करोगे उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब पॉपुलेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, समग्र कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, न्यादरस या प्रतिदर्श। ठीक है, अब इनके मापांकन को क्या कहते हैं, समग्र का जो मापांकन है उसको प्राचल कहते हैं, इसके को क्या कहेंगे, प्रतिदर्शक या स्टैटिक इंग्लिश में। ठीक है, अब इसको जो हम एन से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, जबकि सैंपल को हम छोटे एन से डिनोट करते हैं। अब आगे दूसरी बात ये कि जब हम सैंपल लेते हैं, ठीक है, सैंपल लेते हैं तो कुछ जो आपका प्रतिचयन सिद्धांत भी होते हैं। जैसे प्रतिचयन सिद्धांत का मतलब है कि कोई अजम्पशन होती है जो हम मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जो हम सैंपल ले रहे हैं, जो हम सैंपल ले रहे हैं वो क्या करेगा कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के जो पैरामीटर है उसको रिप्रेजेंट करेगा भाई। और ये जो सैंपल है ये पॉपुलेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, पहली एजम्पशन तो यही होगी कि भाई ये इसके लिए उपयुक्त तरह से प्रतिनिधित्व करेगा। दूसरी एजम्पशन ये होती है कि हम जो माप करेंगे वो सैंपल के जो मापांकन है उनसे करेंगे। जैसे क्या है सैंपल के मापांकन, आपका एक्स बार यानी समांतर माध्य हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, इनसे हम करेंगे मापांकन। तो ये दो एजम्पशन रहती है आपके लिए जब आप शुरुआत में करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट्स जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। समग्र में से रैंडम रूप से कुछ इकाइयों का चयन करने पर अजम्पशन रहती है कि सैंपल पॉपुलेशन का सही प्रतिनिधित्व करेगा, और सैंपल के संख्यांक के मापांकन जैसे समांतर माध्य, प्रमाण विचलन और सहसंबंध के आधार पर अनुमान लगाएंगे। ये दो चीज़ें अजम्पशन रहेगी परिकल्पना के अंदर, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए आप पहले से ये चीज़ें पढ़ के रखें। ठीक है, समग्र के सांख्यिकीय मापांकन को प्राचल पैरामीटर कहते हैं, आदर्श के सांख्यिकीय मापांकन को प्रतिदर्श स्टैटिक कहते हैं। इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है अब देखिए एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं, स्टैंडर्ड एरर जैसे हम शॉर्ट में एस ई लिखेंगे बाद में। ठीक है, ये दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है आपका रैंडम सैम्पलिंग से, रैंडम सैम्पलिंग एरर, और दूसरा होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग एरर। ठीक है, दो चीज़ें आती हैं।
तो ये जो होगा, ये किसकी वजह, ये जो होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये होता है पक्षपात की वजह से। पक्षपात कर दिया आपने, गलत प्रश्नावली बरवाली, जानबूझ के जो किया जाता है वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग एरर में आता है। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सार्थकता परीक्षण काम में ले सकते हैं। सार्थकता परीक्षण आप क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, साथ में आप नोट्स भी पढ़ते चलोगे। और रैंडम सैम्पलिंग एरर क्या होता है, देव आधार के आधार पर चयन किया जाता है या अवसर के आधार पर हम उसको बोल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर सभी इकाइयों का चयन सैंपल के रूप में कर लिया जाए तो रैंडम सैम्पलिंग एरर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये आप समझिए कि अगर मान लीजिए कि आपने 100 इकाइयाँ तो आपके पास पैरामीटर में ये है पॉपुलेशन के अंदर, और 100 की 100 इकाइयाँ आपने सैंपल ले ली, तो बताइए इसमें और इसमें डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि रैंडम सैम्पलिंग एरर के अंदर अगर आप 100 की 100 इकाइयाँ, यानी जो संपूर्ण इकाइयाँ हैं वो अगर आप सैंपल ले लेते हो तो रैंडम स्टैंडर्ड एरर नहीं आएगा। बस ये इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम विथ रिप्लेसमेंट, जो सैंपल होता है उसको विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट पढ़ते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ भी आपके लिए नया नहीं है, बिकॉज हम सैम्पलिंग के अंदर पहले से पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो आपको बताता हूँ। देखिए विथ रिप्लेसमेंट में होता क्या है, विथ रिप्लेसमेंट यानी आपके पास 4 इकाइयाँ हैं। मान लीजिए कि आपके पास 4 इकाइयाँ हैं, 17, 25, 21 और 20, ये मैंने 4 इकाइयाँ ले ली। अगर मान लीजिए कि मुझे 2 इकाइयाँ इसमें से चुननी है, आप 2 इकाइयाँ चुनोगे, 2 इकाइयाँ चुनोगे तो आप पहले आपने बोला कि 17 और 25 चुन ली, ठीक है। अब आप विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो आप उनको वापस रखोगे और फिर से 4 में से चुनोगे। तो मान लीजिए कि मैं 17, 25 चुनता हूँ, फिर 17, 21, 17, 20 भी चुन सकता हूँ, क्योंकि हम वापस रख रहे हैं। फिर हम बात करें कि बाद में 25, 21 रख सकता हूँ, 25, 20 रख सकता हूँ, 25, 17 रख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह मैं ये सारे सैंपल्स को है वो रख सकता हूँ, 21, 20 रख सकता हूँ, 21, 17 रख सकता हूँ, 21, 25 रख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह मैं सारे बना सकता हूँ। लेकिन अगर हम 2 ही चुनते तो क्या हम इतनी जो सैंपल है वो ले सकते, नहीं ले सकते। तो इसका हमें ध्यान में रखना है कि विथ रिप्लेसमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल होगा वो n की स्क्वायर होगी। क्या होगी, n की स्क्वायर होगी। जैसे n की स्क्वायर बड़ा n की लिखा हुआ है तो पॉपुलेशन की इकाइयों को मेजर करना है। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, पॉपुलेशन की 4 इकाइयाँ हैं, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना हो गया, n की स्क्वायर हो गया, यानी 16 हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या बन जाएगा, 15, 17, 21, 25 मैंने लिया हुआ है, ठीक है। हमें चुननी है 2 इकाइयाँ। अब देखिए आपके पास क्या क्या बन जाएगा, 15, 15 बन जाएगा, 15, 17, 15, 21, 15, 25, 17, 15, 17, 17, 17, 21 और 17, 25। इस तरह देखिए 2 ही संख्याओं से हमने कितने 8 बना लिए। इसी तरह अब बाकी के 8 आपके क्या बन जाएंगे, सैंपल बन जाएंगे। अब सर्वप्रथम हमें क्या करना होता है, ये पूरी प्रोसेस आपकी एक बार समझ लो, क्योंकि आपको लास्ट में जो क्वेश्चन बनेगा वो सिर्फ एक लाइन में मिलता है, ये आपको इतना बड़ा प्रोसेस नहीं पूछता। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सैंपल कितना लिया, क्योंकि आपको बीच में से तोड़ के एक स्टेप भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो इनका एक्स बार निकालना होता है, जो कि हमने निकाला हुआ है। देखिए एक्स बार, देखिए एक्स बार यहाँ पे निकला 15, 16, 18, 20, 16, 17, 19, 21, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल है, तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स बार हमने निकाला। फिर ये जो एक्स बार है इसको हम फ्रीक्वेंसी के रूप में लिख देंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने लिखा कि यहाँ पे 15 है तो इसको 15, 16, 17, 18 मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी। अब इनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे 15 एक बार आया तो हमने एक बार लिख दिया, और 16 2 बार आया, एक तो यहाँ पे आया और देखिए एक तो यहाँ पे आया 16 और एक यहाँ पे आया, तो हमने 2 फ्रीक्वेंसी लिख दी। तो इस तरह आप फ्रीक्वेंसी बनेगी। फिर उसके बाद हमने क्या निकाला कि x और f हमें मिल गया, तो आपके लिए सिंपल हो गया प्रोसेस। बाकी fx निकाल लोगे, 15 मल्टीप्लाई करना है, f इंटू एक्स करना है, तो ये मल्टीप्लाई करके आपने ये सारी चीज़ें निकाल ली, ठीक है। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है d निकालना है। d बेसिकली क्या है, d है x बार माइनस एक्स, बस ये इतना सा है। d हमेशा ऐसे ही निकलता है। x बार हमारा क्या आया भाई, x बार हमारा क्या आया। अब इसको हम जब निकाल रहे हैं, इसमें जो x हमने ये प्रोसेस करके निकाला है सैंपल से, तो हमारा जो होगा ये म्यू x बार होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूले जब आप पढ़ोगे तो आपको समस्या ना आए। ये क्या है, साइन देख लेना अभी,
ये क्या साइन है, देखिए ये है म्यू एक्स बार। क्यों? क्योंकि हमने एक्स बार तो पीछे ही निकाला था भाई, एक्स बार तो हमने निकाला था, लेकिन ये हमने किससे निकाला है, सैंपल से निकाला है, तो म्यू एक्स बार लिखना है इसको। और इसका जो फॉर्मूला होता है वही होता है सिग्मा एफ एक्स बटे के। अब यहाँ पे के क्यों लिखा है, क्योंकि एन नहीं है हमारा, ये एन नहीं है, एन तो ये थे, ठीक है, तो हमारा ये जो होगा वो के होगा। इस फॉर्मूले को याद रखना। बाकी सैंपल जो आप एक्स बार निकालते हो वैसे ही निकालना होता है, बस इसमें साइन बदल जाते हैं और कुछ नहीं बदलता। के क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल होता है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल होता है के बराबर क्या कर सकते हैं हम, एन स्क्वायर कर सकते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर होता है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल होता है ना, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने 19.5 निकाला, अब 19.5 में से घटाइए, 15 में से 19 घटाए तो माइनस का 4.5, ऐसे ही निकालना आपको सारा, ठीक है। निकालने के बाद आपको क्या करना है, एफ डी बनाना है। एफ डी कैसे बनेगा, एफ और गुणा डी, तो डी तो हमारे पास ये था, यहाँ पे निकाला, और एफ ये रहा, तो इसको आप क्या कर दोगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। एफ डी स्क्वायर करना है तो इनका स्क्वायर कर लो, ठीक है। आपने यहाँ तक प्रोसेस की। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, के आ गया 16, 312 इनका योग आ गया और 118 इनका योग आ गया। अब जो चीज़ है वो आप ध्यान में रखना कि स्टैंडर्ड एक्स बार ये लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका ध्यान रखना, ये आपको निकालना है। ये क्या है कि परमाप विचलन है ना, क्योंकि हम यहाँ ये लगा रहे हैं, मतलब इसका हम क्या, इसका मतलब क्या है कि हमने समांतर माध्यम निकालने के बाद निकाला है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन इनका निकाल रहे हैं। तो इसका जो सीधा सा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन, तो ये आपका कितना आ गया 118 बटे 16, और इसको करने पर 2.716 आ गया। अब यहाँ पे देख लो, ये भी आपको समझना है साइन, तो यहाँ पे दे रखा है। अब नोट्स पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ भी समझा। अर्थमेटिक मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो इसका बता रहा है कि अर्थमेटिक मीन है, ये म्यू है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है कि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, मीन है, के प्रतिदर्शों की संख्या है। और ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि हमने ये लगा के ये लगा दिया। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सेंसस डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि पहले हमने देखिए सैम्पलिंग से निकाला, अब हम सैम्पलिंग नहीं लेने वाले। मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे, हम एक तो चीज़ सैंपल आपके सामने, एक चीज़ क्या है आपके पास, सैंपल है, ठीक है, और एक है पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ आपके सामने है, तो सैंपल का हमने निकाला, सैंपल हमारे कितना है, मैंने कहा कि सैंपल की संख्या क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर 16। जबकि हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास 4 इकाइयाँ, तो 4 ही आपके पास रहेगी। तो सेंसस का निकालते हैं तो देखिए सिंपल सी प्रोसेस हो जाती है। सैंपल का निकालते हैं तो हमने ये सैंपल की 4 इकाइयाँ लिखी, 4 इकाइयाँ। फिर इसका क्या निकालना है, इनका निकालना आपको डी एक्स, ठीक है, एक्स निकालना है। तो आपको पहले तो माध्य निकालना पड़ेगा, आपने माध्य निकाला, इनका 19.5 आएगा, फिर इसमें से घटाकर आप डी स्क्वायर कर दोगे, बस इतनी सी प्रोसेस है। अब यहाँ पे इसको हम म्यू लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्राचल, आपका जो है प्राचल है, कलर चेंज कर लेता, हाँ, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, म्यू लिखोगे। अब म्यू एक्स बार नहीं लिखोगे, बिकॉज ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, ये सेंसस का है। तो सेंसस के लिए आप सीधा डिनोट करोगे, तो सिग्मा एक्स बटे एन, ये तो आपको सभी को पता है कि आप कैसे निकाल सकते हो, समांतर माध्य। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ई डी स्क्वायर बटे एन हो गया, और क्या आ गया आपका, ये 3.841 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें, जो साइन है उनको समझ लो कि माध्य जो होता है, जो माध्य है उसको हम सैंपल में क्या लिखते हैं, एक्स बार, पॉपुलेशन में क्या लिखते हैं, म्यू, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखते हैं, म्यू एक्स बार। जब हम प्रमाप विचलन की बात करें तो सैंपल के अंदर एस लिखते हैं, पॉपुलेशन के अंदर ये साइन बना के लिखते हैं, और इसके अंदर क्या लिखते हैं, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। और ये क्या होता है, एस ई के बराबर होता है, स्टैंडर्ड एरर के बराबर होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर हम सैंपल साइज की बात करें तो सैंपल के अंदर छोटा एन, और पॉपुलेशन के अंदर बड़ा एन, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर के लिखते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ रिप्लेसमेंट आपका जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे अंडरूट क्या होता है, छोटा एन होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और विदाउट रिप्लेसमेंट आप एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, जो कि ये है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। ये नोट्स बहुत ही मस्त है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। देखिए यहाँ से हाइपोथेसिस आपकी स्टार्ट होगी। मैंने बेसिक जो आपको बताया अभी तक, जो बेसिक बताया मैंने, मैं उसका एक रिवीजन देता हूँ आप लोगों को कि हमने क्या बात करी है।
देखिए, मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया, मैंने बताया कि हम जो पॉपुलेशन है उसको n से बड़े n से डिनोट करते हैं, और उसके जो मापांकन है उसको हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है, या फिर प्राचल हिंदी के अंदर। और हमने जो सैंपल है उसको हम छोटे n से डिनोट करते हैं, और उसको हम स्टैटिक कहते हैं या फिर प्रतिदर्शक कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब हम बात करें किसकी, जब हम बात कर रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब आप विथ रिप्लेसमेंट जाते हो, किसके, विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, तब आप जो सैंपल लेते हो, जैसे 4 इकाइयाँ हैं तो आप अब 2 इकाइयाँ चयन करनी है, तो इसके जो स्क्वायर होगी वो नंबर ऑफ वो हो जाएंगे, नंबर ऑफ सैंपल क्या हो जाएगा, n की स्क्वायर होगा, n की स्क्वायर, जिसको हम की से डिनोट करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ये मैंने आपको बताया। एक चीज़ मैंने आपको बताई कि मैंने सैंपल और पॉपुलेशन, 2 चीज़ें आपके सामने हैं, पॉपुलेशन ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये चीज़ें। तो इसके अंदर हम जो सैंपल होगा, इसके अंदर जो हमारे पास सैंपल आ रहा है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, छोटे n से, इसमें बड़े n से, और इसमें k से। जी ये क्या है, सैंपल साइज है। उसके बाद हम कहते हैं कि इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन को हम s से डिनोट कर दें, इसके अंदर हम इससे डिनोट करते हैं, और इसके अंदर इससे डिनोट करते हैं, और ये आपका स्टैंडर्ड एरर के बराबर होगा, ठीक है। अब फिर हम बात करें समांतर माध्य की, तो इसको x बार, ठीक है, इसको म्यू और इसको म्यू x बार, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए ताकि आपको साइन बताएं तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। वहाँ से अब पहली चीज़, और एक चीज़ मैंने बताई आप लोगों को कि आप विथ रिप्लेसमेंट कैसे निकालोगे इन मापांकन को। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो आपके जो सैंपल है उनको लिख लेना है, और उन सैंपल का हमें क्या निकालना है, x बार निकालना है, ठीक है। x बार निकल गया, x बार के साथ ही आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पता करनी है। जैसे हमने देखा कि 15 कितनी बार आया, फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका d निकलेगा। d क्या होगा, x बार माइनस x होगा, जो आपने यहाँ पे इसका जो निकाला आपने, ठीक है, योग करके आपने जो इसका निकाला उसमें से आप भाग दोगे, जो सिग्मा x बटे n होता है ना, उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा x बटे सॉरी यहाँ पे f दिया हुआ है तो सिग्मा fx बटे k हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, आप जो ये म्यू x बार निकालोगे उसका, ठीक है। अब यहाँ से आपको घटाना है, म्यू x बार से घटाना है ये x को, जैसे यहाँ पे 5 है और म्यू x बार आपका 2 आया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर आपको fd करना है, फिर आपको fd स्क्वायर कर देना है, fd स्क्वायर, बस यहाँ तक आपको पहुँचना है, इसका टोटल आपको निकालना है। आपने वो चीज़ें निकाल रखी है, फिर वो फॉर्मूला होता है सिग्मा fd स्क्वायर बटे n, और इसका क्या होता है, ये आपका निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन x बार, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम चीज़ें यही सेंसस में होती है, बस सेंसस में जो सैंपल साइज होगा वो नहीं बढ़ेगा, है ना, सैंपल साइज हम नहीं लेंगे, बस वो जो इकाइयाँ हैं उतनी इकाइयाँ आपके लिए उपयोगी रहेगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिया है सेंसस का विथ रिप्लेसमेंट विदाउट। कल से हम हाइपोथेसिस की जो क्लासेज हैं वो कंप्लीट शुरू करेंगे ताकि आपको पता चले, क्योंकि ये माप है ना, ये काम आने वाले हैं, इसलिए इसको करना ज़रूरी होता है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।